नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जूनर वाल्व डायग्राम के बारे में। इससे पहले हमने डी स्लाइड वाल्व की वर्किंग को देखा था। उसके अंदर जो स्टेजेस थी हमारी, 4 तरह की स्टेजेस थी। कौन कौन सी थी? जिसके अंदर एडमिशन, कट ऑफ, रिलीज और कंप्रेशन था, वही था। तो इस डायग्राम के थ्रू हमने उसको समझा भी था कि यहाँ पर जो ये वाल्व है, ये कौन सा वाल्व है? ये डी स्लाइड वाल्व है। और ये जो डी स्लाइड वाल्व हमारा होता है, जब ये यहाँ पे रेसिप्रोकेट करता है तो यहाँ पर ये पोर्ट होते हैं। अगर हम इस पोर्ट को P1 बोल दें और इस पोर्ट को P2 बोल दें, तो ये जब स्लाइड करता है यहाँ पर, तो इनको ये ओपन और क्लोज करता है। तो ये डी स्लाइड वाल्व का काम होता है। यहाँ पर ये पिस्टन होती है, ये पिस्टन रोड होती है जो कि इस क्रैंक से कनेक्टेड होती है। ये क्रैंक शाफ्ट होती है, ये एक सेंट्रिक है, ये एक सेंट्रिक रोड है। ये सारे पार्ट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस डायग्राम के अंदर अभी जो डी स्लाइड वाल्व दिखाया गया है वो मिड पोजीशन पे दिखाया गया है कि दोनों जो पोर्ट है यहाँ पे क्लोज है। जो ये बाहर वाला, आउटसाइड वाला ये पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते थे? स्टीम लैप। और जो इनसाइड वाला होता है इसको हम एग्जॉस्ट लैप बोलते थे। तो ये हम सारे पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हमें इसकी वाल्व डायग्राम की अगर हम बात करें, इसके जो चारों फंक्शन है, यानी कि एडमिशन कब होगा स्टीम का, कट ऑफ कब होगा, रिलीज कब होगा, कंप्रेशन कब होगा, वो अगर हम ग्राफिकली शो करें तो उसको हम वाल्व डायग्राम बोलते हैं। तो इसको हम 3 तरीके के वाल्व डायग्राम से शो कर सकते हैं, जो मेनली हम डिस्कस करेंगे। पहला है जिसमें से जूनर वाल्व डायग्राम। तो चलिए, हम इसको आपको याद रखना है कि इसकी वर्किंग किस तरह से है, जो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अगर हम इसका यहाँ पे सेंटर लाइन लेते हैं और यहाँ पर 2 सर्कल बनाते हैं, एक तो क्रैंक की पोजीशन के लिए और एक एक्सेंट्रिक की पोजीशन के लिए, जैसे कि हमने पहले भी बनाई थी। तो यहाँ पर हम क्रैंक की पोजीशन को दिखा सकते हैं कि क्रैंक कहाँ पर होगी स्टार्टिंग में और एक्सेंट्रिक कहाँ पर होगी, इस तरह से। तो हम दिखा सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। तो इसी क्रैंक की पोजीशन को और या फिर एक्सेंट्रिक की पोजीशन को हम दर्शाना चाहें वाल्व डायग्राम के थ्रू, तो वो जो है हम बनाएंगे। तो जूनर वाल्व डायग्राम क्या है, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रा कर लेंगे AB, जो कि ट्रेवल ऑफ द वाल्व को दिखाएगी। ट्रेवल ऑफ द वाल्व क्या है? जैसे कि हमने बात की कि जो हमारी क्रैंक की और जो हमारा एक्सेंट्रिक की हमने 2 सर्कल लगाए थे। तो अगर हम इसका हाफ करते हैं तो ये जो होता है, जो बाहर वाली अगर हम बात करें तो इसको हम पिस्टन स्ट्रोक बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर जो है यहाँ से यहाँ तक पिस्टन स्ट्रोक दिखाया जाता है। और यहाँ पर इसी तरह से जो है ये वाल्व का हो गया, वाल्व का जो ट्रेवल है, जैसे ये पिस्टन का स्ट्रोक है, इसी तरह से वाल्व का ट्रेवल हो गया। ये पहले हमने डिस्कस किया था। तो ये चीज जो है, अब हमने क्या करना है कि एक लाइन को ड्रा कर लेना है। मान लीजिए ये जो लाइन है, हम AB इसको मान लेते हैं और ये इक्वल टू द ट्रेवल ऑफ द वाल्व है। यानी कि जो वाल्व हमारा डी स्लाइड वाल्व जो है ट्रेवल करेगा, उसके इक्वल हम ले लेंगे कुछ सुटेबल स्केल ले लेंगे। सुटेबल स्केल का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए 10 मीटर है तो आप उसको 1 मीटर के बराबर मान सकते हैं। कुछ भी आप जो है सुटेबल स्केल ले लेंगे ड्रा करने के लिए इसको, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम करते थे। तो वही हमें लेना है। और अब यहाँ पर जो हमने AB लाइन लगाई है, ये क्या है, ध्यान रखना है, ये हमारा इक्वल टू ट्रेवल ऑफ द वाल्व के बराबर है कि वाल्व जो है कितना ट्रेवल करेगा। तो ये हमने लाइन लगा ली। और ये जो अगर AB लाइन की बात करें, ये हमारा ये भी दिखाता है कि जो हमारा पिस्टन है उसका भी स्ट्रोक दिखाता है। जैसे अगर थोड़े से बड़े लेवल पे देखें, थोड़ा सा और इसको, जैसे हमने ये बनाई लाइन, तो हमने कहा कि ये वाल्व ट्रेवल है, तो एक अलग स्केल पे ये पिस्टन के स्ट्रोक को भी दिखाएगा, क्योंकि वो भी जो स्ट्रोक है बस थोड़ा उससे बड़ा है और ये जो वाल्व ट्रेवल है छोटा है। तो यानी कि एक अलग स्केल पे एक पिस्टन स्ट्रोक की लाइन भी आप इसको कह सकते हैं। डिफरेंट स्केल होगा लेकिन उसके लिए, अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं। तो हमने AB लाइन लगाई है यहाँ पर इक्वल टू द ट्रेवल ऑफ द वाल्व। एक सुटेबल स्केल हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर आप मान लीजिए कि कोई भी सेंटर है O, और वहां से आपको प्रकार खोलनी है A तक या फिर B तक। और इसको AB को आप डायामीटर मान लेंगे और एक सर्कल लगा देंगे। तो आपने एक सर्कल लगा दिया, इसको डायामीटर मानकर AB को। और सेंटर आ गया कोई भी आपका, मान लीजिए सेंटर हम ले लेते हैं कि यहाँ पर ये सेंटर आ गया, O सेंटर ले लेते हैं। इतना हो गया। यहाँ पर जो OA है या फिर जो OB है, यानी कि अगर हम रेडियस की बात करें OA या OB, ये है क्या हमारे पास,
ये हमारा इक्सेंट्रिसिटी है या फिर थ्रो ऑफ जो है इक्सेंट्रिक है। तो हम ये पहले भी बात कर चुके हैं इक्सेंट्रिसिटी क्या होती है। तो ये हमारी इक्सेंट्रिसिटी है या फिर थ्रो ऑफ इक्सेंट्रिक आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप दो एक्सिस लेते हैं, जैसे एक तो ये हॉरिजॉन्टल है सेंटर में और एक ये वर्टिकल एक्सिस लेते हैं, तो ये तो जैसे कि ए बी हो गया। इसी तरह से हम ले लेते हैं कि ये जो सी है और ये जो डी है, ये जो सी डी है ये ए बी के परपेंडिकुलर है। तो ए बी सी डी अगर हम बात करें, ए बी सी डी जो है ये हमारा वाल्व ट्रेवल सर्कल है एक तरह से, ए बी सी डी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ए बी सी डी क्या है। इसको हम वाल्व ट्रेवल सर्कल के नाम से भी जानते हैं और सी डी यहाँ पर परपेंडिकुलर है ए बी के। तो यहां तक ये पॉइंट हमारा खत्म होता है। आगे अब हम एक यहाँ पर अगर एक लाइन लगा लें इस तरह से हमने एक लाइन लगा ली और यहां से इससे जो हमारा ये वर्टिकल लाइन है इससे यहां तक अगर हम एंगल की बात करें, ये हमारा एंगल होता है अल्फा। अगर आपके पास अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल कौन सा होता है? एंगल ऑफ एडवांस। तो अगर अल्फा एंगल है आपके पास तो आप ये लाइन लगा सकते हैं और इस लाइन को हम बोल देते हैं कि ये E है और यहाँ पर इसको लिख देते हैं F। यानी कि जो EOF जो लाइन है ये अल्फा एंगल बनाएगी इस CD लाइन से, अगर हम या फिर CO लाइन से कहें। और ये जो एंगल होगा अगर हम देखें तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन के अंदर जो हमारी क्रैंक रिवॉल्व कर रही होगी। क्रैंक तो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी क्लॉकवाइज। अगर हम ले यहां से ये एंगल इस तरफ है यानी कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अल्फा एंगल अगर आपको दिया है तो ये लाइन जो है आप लगा लेंगे, यहां से वो एंगल मापेंगे और ये लाइन जो है EOF ये लाइन आप लगा लेंगे। अगर आपको ये एंगल नहीं दिया हुआ यानी कि अल्फा जो एंगल ऑफ एडवांस है नहीं दिया हुआ, फिर आप इसको कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट E को कैसे निकालेंगे और ये लाइन कैसे लगाएंगे? तो आपको क्या करना है, आपको जो स्टीम लैप है जिसको हम S से डिनोट करते हैं और जो लीड है, तो इन दोनों की वैल्यू आपको पता होगी। तो यहां से सेंटर से आप उसको यहाँ पे काट लेंगे लेफ्ट साइड पे, जैसे कि हम यहाँ पर काट लेते हैं उसको और यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारा J है और ये हम लिख देते हैं K है। अब यहाँ पर OJ जो है ये क्या है, हमारा जो स्टीम लैप है जिसको हमने S से डिनोट किया है। और JK क्या है, यहाँ पर JK हमारा लीड है जिसको L से डिनोट किया है। ये सारी चीजें हम बेसिक जो है पहले पढ़ चुके हैं, तो पहले के लेक्चर आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यानी कि OJ हो गया स्टीम लैप और जो हमारा JK है वो लीड हो गया, L हो गया। और यहां से K से हम एक परपेंडिकुलर गिराएंगे और जो कि इस वाल्व ट्रेवल सर्कल के ऊपर यहां पर कट कर जाएगा। ये जो है हमारा KE जो है परपेंडिकुलर है किसके, इस AB के परपेंडिकुलर, और इस वाल्व ट्रेवल सर्कल को यहां पर कट करेगा। अब ये जो पॉइंट है ये E आ जाएगा और EOC, अब ये जो एंगल होगा हमारा अल्फा यहां से निकल जाएगा, ये एंगल ऑफ एडवांस होगा। अब यहाँ पर OE और OF हमें यहाँ पे दो डायमीटर मिल जाते हैं। हमें OE को डायमीटर मानना है और OF को डायमीटर मानना है और दो सर्कल को हमें ड्रा कर लेना है। जैसे कि OE को डायमीटर माना तो ये सर्कल हमने ड्रा कर लिया, इसी तरह से OF को हमने डायमीटर माना और ये सर्कल ड्रा कर लिया। ये जो दोनों सर्कल हैं इनको हम वाल्व सर्कल बोलेंगे। ये जो सर्कल है ये हमें ये बताएंगे कि वाल्व कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, कोई भी जब क्रैंक की पोजीशन होगी उसके लिए। ये बड़े वाला सर्कल है ये वाल्व ट्रेवल सर्कल है और ये जो छोटे वाले सर्कल है ये वाल्व सर्कल है। तो ये ध्यान देना है। अब हमें क्या करना है, O से J तक हमें प्रकार को खोलना है और इतनी रेडियस लेकर एक आर्क हमें यहाँ पर लगा देनी है। यहाँ पर एक आर्क लगा देनी है और यहाँ पर हम पॉइंट दे देते हैं, मान लीजिए G पॉइंट है। और ये जो है हमारा मान लेते हैं कि इस वाल्व सर्कल को यहाँ पर ये यहाँ पर कट कर रहा है, इसको M पॉइंट दे देते हैं। और यही आर्क जो है यहाँ पर कट कर रही है, इसको N पॉइंट दे देते हैं। और अब अगर हम इस सेंटर से इस N से गुजरती हुई एक लाइन लगाएं जो कि इस वाल्व ट्रेवल सर्कल पर कट करे, इसी तरह से O से इस M से गुजरती हुई एक लाइन लगाएं जो इस वाल्व ट्रेवल सर्कल पे इस तरफ कट करे, तो ये एक लाइन हो गई हमारे पास और एक ये लाइन हो गई। ये जो दोनों लाइन है ये हमारी N से जा रही है और ये जो लाइन है ये हमारी M से जा रही है। इसको हम C1 नाम दे देते हैं और इसको C2 नाम दे देते हैं।
अब ये हैं क्या, ये हमारी क्रैंक की पोजीशन है, यानी कि जो OC1 है और OC2 है, ये क्रैंक की पोजीशंस हैं जो कि एडमिशन को हमारा दिखाती है। पहली प्रोसेस क्या थी, एडमिशन ऑफ द स्टीम, तो OC1 जो है एडमिशन को दिखाती है, और दूसरी प्रोसेस क्या थी, कट ऑफ, OC2 जो है कट ऑफ को दिखाती है कि स्टीम जो है कब कट ऑफ होगी। इसी तरह से हम एक एग्जॉस्ट लैप को, जैसे हमने यहाँ पे जो है स्टीम लैप को हमने मापा और एक ये हमने आर्क लगाई, इसी तरह से हम एग्जॉस्ट लैप को भी मापेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे जो ये दूसरे वाला वाल्व सर्कल है। तो ये जो वाल्व सर्कल है, यहाँ से जब हम स्टीम लैप को ई को यानी कि माप कर इस तरह से के एक आर्क लगा देंगे तो ये भी यहाँ पर कट करेगी, इस वाल्व सर्कल को यहाँ पर कट करेगी और यहाँ पर कट करेगी। अब यहाँ पर मान लीजिए ये था MN, इसको हम P बोल देते हैं, इसको हम Q बोल देते हैं कि ये P पर कट की यहाँ पे वाल्व सर्कल को, ये Q पे कट की। ये है क्या, हमारी जो एग्जॉस्ट लैप हमने मापा और फिर ये जो हमने आर्क लगाई, तो इस तरह से ये हमें आर्क मिली। अब P पे कट की और Q पे कट की इस वाल्व सर्कल पे। अब इसी सेंटर से जैसे हमने यहाँ से N से और M से दो लाइंस लगाई थी क्रैंक पोजीशन के लिए, यहाँ से भी O से हम Q से होती हुई लाइन लगाएंगे और O से P से होती हुई लाइन लगाएंगे जो कि वाल्व ट्रैवल सर्कल पर कट करेगी। अब यहाँ पर हम इनको नाम दे देते हैं C3 और C4, तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं C3 और ये C4। अब यहाँ पर जो ये OC3 है, जो OC3 है और जो OC4 है, अब ये क्या क्या हमें दिखाएंगे। जो OC3 है ये हमें दिखाएगी रिलीज की, जो क्रैंक की पोजीशन है रिलीज के लिए, और OC4 है ये हमें दिखाएगी कंप्रेशन के लिए कि कंप्रेशन के लिए जो क्रैंक की पोजीशन है वो क्या है। तो इस तरह से ये वाल्व डायग्राम हमारी बनेगी। ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये हमें दिखाता है एडमिशन और कट ऑफ, पहली जो दो प्रोसेसेस हैं, और ये जो नीचे वाला सर्कल है यहाँ पर हमें मिलता है रिलीज और जो हमारी कंप्रेशन प्रोसेस है। तो ये इस तरह से हमारा वाल्व डायग्राम बनता है। अब अगर मान लीजिए कोई भी आपको क्रैंक पोजीशन दी गई है, मान लेते हैं कि एक ये क्रैंक पोजीशन हमें दी गई है, कोई भी हम एक लाइन लगा लेते हैं, तो यहाँ पर OC' हम इसको बोल देते हैं कि इस क्रैंक पोजीशन के लिए जो है हमें कुछ भी अगर निकालना है, मान लीजिए ये क्रैंक पोजीशन दी गई है, तो यहाँ पर ये जो हमारी ये लाइन हमें दी गई है और यहाँ पर ये कट कर रही है, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है X1 है और यहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर जो है गिरा लेते हैं इस E के ऊपर। मान लेते हैं कि अब ये क्रैंक पोजीशन है और यहाँ से ये इससे कट की यानी कि इस वाल्व सर्कल से, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर गिरा लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि ये X1 है। अब ये जो OX1 है, ध्यान से समझिएगा, अब जो ये OX1 है ये क्या दिखाएगा, जो OX1 है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व दिखाएगा फ्रॉम द मिड पोजीशन। जो मिड पोजीशन थी उसकी बिल्कुल बीच वाली पोजीशन थी, तो ये डिस्प्लेसमेंट है वाल्व का OX1, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व दिखाएगा फ्रॉम द मिड पोजीशन। और यहां पर ये X1 है और एक यहां पर ये जो है, ये जो आर्क जो इससे जो हमें दी गई है इसको कट कर रही है, तो इसको X2 मान लें। तो ये तो इसने तो दिखाया डिस्प्लेसमेंट। अगर हम X1 X2 की बात करें, यानी कि ये जो है ये X1 X2 है, ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि ओपनिंग ऑफ द पोर्ट है जो स्टीम का वो कितना है। तो ये ओपनिंग ऑफ द पोर्ट ऑफ द स्टीम दिखाएगा X1 X2। तो ये दिखाएगा ओपनिंग, ध्यान दीजिएगा, ये दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट जो कि वाल्व ने चली है मिड पोजीशन से। और अगर इसी लाइन को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर कट करती है और ये यहाँ पर कट करती है, यानी कि इस आर्क को यहाँ पर जो एग्जॉस्ट लैप के बराबर हमने माप कर लगाई थी और वाल्व सर्कल को यहाँ पर कट करती है। यहाँ पर हम इसको बोल देते हैं X3, इसको हम बोल देते हैं X4। अब ये जो X3 X4 है ये क्या दिखाएगा कि जो ओपनिंग है पोर्ट की, क्योंकि एग्जॉस्ट वाला सर्कल है, हमें पता है कि ये रिलीज और हमारा जो कंप्रेशन है वो दिखाता है, तो ये हमारा ओपनिंग ऑफ द पोर्ट दिखाएगा जब एग्जॉस्ट हो रहा होगा क्रैंक पोजीशन के लिए, किसके लिए, OC' क्रैंक पोजीशन के लिए। तो ये हमें ये दिखाएगा X3 X4 कि ये हमारा एग्जॉस्ट के लिए ओपनिंग दिखाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये एग्जॉस्ट के लिए ओपनिंग ऑफ द पोर्ट दिखाएगा, जो हमने ये पोजीशन ली है OC' क्रैंक पोजीशन ली है इसके लिए। अब अगर हम इसको प्रूफ के साथ
इसको बताना चाहते हैं तो वो भी हम इसको शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं EX1 और O, ये वाले ट्रायंगल EX1 और O, ये वाले ट्रायंगल ले लेते हैं। हमें पता है यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो ट्रायंगल ले ली हमने EX1 और O। और यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें, जो हमारा EX1O जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये जो है ये 90 डिग्री का है। यहाँ पर आप इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो एंगल OEX1 प्लस जो एंगल है X1OE, ये इक्वल टू हमारा 90 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, OEX1 ये वाला एंगल और प्लस जो X1OE है, दोनों एंगल ये 90 डिग्री के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अकेला 90 डिग्री का है ये एंगल, तो इन दोनों का सम, इन एंगल दोनों का सम ये भी तो हमारा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसके, यानी कि ये जो बराबर 90 डिग्री है, तो एंगल अगर आप ये ले AOC, तो ये जो है ये भी तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ A ये वाला, O और C, यहाँ पर भी तो 90 डिग्री है, ये भी तो एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर आप एंगल AOC को भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल अल्फा है और यहाँ पर हम एंगल मान लेते हैं थीटा, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, जो हमें कनेक्ट पोजीशन दी गई है OC डैश मान लीजिए थीटा एंगल पे दी गई है। तो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा, यानी कि ये थीटा और अल्फा और ये बीच वाला एंगल, ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, EOX1, यही तो एंगल है EO और X1। तो इसको अगर हम प्लस करें एंगल EOX1, ये भी तो आप इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो सारी टर्म है ये बराबर है, ये 90 डिग्री के बराबर और AOC भी 90 डिग्री के बराबर। और अगर इस एंगल को आप देखें AOC को, तो ये जो है हमारा थीटा प्लस अल्फा के बराबर भी आप लिख सकते हैं। तो इन सारी टर्म से हमारे पास क्या आ जाता है, एंगल OEX1 जो है वो किसके बराबर आ जाता है, थीटा प्लस अल्फा के बराबर आ जाता है। यानी कि जो OEX1 है वो हमारा, यहाँ पर देखिए ये जो है थीटा प्लस अल्फा था और यहाँ पर X1OE था, इसको आप X1OE ही लिख लीजिए या EOX1 लिख लीजिए, हम बात इसी एंगल की कर रहे हैं तो X1OE ही लिख लेते हैं। तो ये जो है इसे कट आउट हो जाएगा और यहाँ पर एंगल जो है OEX1 ये हमारा किसके बराबर बच जाएगा, इन सारी चीजों को अगर इक्वेट करेंगे थीटा प्लस अल्फा के बराबर ये हमारा एंगल आ जाएगा। अब जो हमारी ट्रायंगल है, हमारी ट्रायंगल OEX1, जो कि हमने ये ट्रायंगल ली थी, EX1O कह लीजिए या OEX1 कह लीजिए, इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम OEX1 की बात करें, यानी कि ये जो एंगल है ये हमारा कितना आ गया, थीटा प्लस अल्फा, जो कि ये हमने अभी एंगल निकाला है, तो ये हमारा थीटा प्लस अल्फा एंगल आ गया। अब इसी ट्रायंगल से, OEX1 ट्रायंगल से अगर हम साइन थीटा निकालें, यानी कि यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर दें साइन थीटा प्लस अल्फा, यही होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है ये थीटा कितना है, थीटा प्लस अल्फा है। तो साइन थीटा प्लस अल्फा अगर हम निकालें तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हिपोटेन्यूज। तो इसके सामने वाला बिल्कुल जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारे पास OX1 है और बाय हिपोटेन्यूज, हिपोटेन्यूज क्या है OE है, तो OX1 बाय OE आ गया। अब यहां से अगर आप इस OX1 को निकालते हैं तो OX1 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, OE, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा OE और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा, यही आ जाएगा जो OX1 है। अब यहाँ पर जो OX1 है वो है क्या था हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट को आप x लिख सकते हैं, तो इसको आप x लिख दीजिए। OE जो है O से E तक, ये क्या है हमारा, ये एक्सेंट्रिसिटी होता है या फिर थ्रो ऑफ एक्सेंट्रिक आप इसको बोलते हैं। तो आप इसको यहाँ पर r लिख सकते हैं OE को, तो r ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा। तो ये टर्म हमारे पास आ गई, OX1 की जगह डिस्प्लेसमेंट है, OE जो है एक्सेंट्रिसिटी है और थ्रो ऑफ एक्सेंट्रिक आप इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, ये टर्म आपको याद रखनी है। उसके बाद चलिए इसको, ये सारी टर्म आपको याद रखनी है, कहां कहां पर क्या था। तो यहां पर देखिए जो हमने ये लिया था, तो इस तरह से इसकी बात कर रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा E था, यहाँ पर X1 था, यहाँ O था, ये हमने क्लियर कर ली है। अब यहाँ पर ये थीटा प्लस अल्फा था, अभी हमने निकाली।
अब यहाँ पर ये x1 था और ये क्या था, x2 था। अगर आप OX1 को, अब अगर हम OX1 को लिखना चाहें, हम क्या लिख सकते हैं, OX2 प्लस x1 x2 लिख सकते हैं। यानी कि OX1 को हम क्या लिख सकते हैं, OX2 इतना और x1 x2 इतना, दोनों को जोड़कर हम लिख सकते हैं OX1 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम x1 x2 की वैल्यू को निकालते हैं, x1 x2 की वैल्यू को, वो क्या आ जाएगी, OX1, ये OX2 उस तरफ चला जाएगा। x1 x2 है क्या हमारे पास, जैसा हमने पहले भी बात की थी कि जो ओपनिंग ऑफ पोर्ट है स्टीम के लिए, जब वाल्व मूव्ड करता है, डिस्टेंस कितना, x डिस्टेंस मूव करता है, जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट माना था जो वाल्व का फ्रॉम इट्स मिड पोजीशन है। तो यहाँ पर जो x1 x2 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास OX1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो क्या थी, r sin थीटा प्लस अल्फा, यही था। और ये OX2 क्या है, OX2 ये हमारा है s के बराबर, तो हम इसको माइनस s लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, हमारा j था और O से j तक क्या था, स्टीम लैप हमारा s, तो हम यहाँ पर s लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसको शो कर देंगे और इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, जो OEX1 हमारी डायग्राम है। अब हमें क्या करना है, विड्थ ऑफ स्टीम पोर्ट को मार्क करना है। विड्थ ऑफ स्टीम पोर्ट, ये ध्यान दीजिएगा, जो चौड़ाई है स्टीम पोर्ट की, उसकी विड्थ को माप लेना है और यहां से माप लेने के बाद हमें एक पॉइंट लगा देना है जितने भी विड्थ होगी। तो यहाँ पर फिर पॉइंट लगाने के बाद हम आर्क लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही h था और यहाँ तक हमने r मापा, यानी कि जो HR है वो विड्थ ऑफ द स्टीम पोर्ट है। O से R तक हम प्रकार खोलेंगे और एक आर्क को लगा देंगे। अब यहाँ से ये यहाँ पर कट किया, यहाँ से यहाँ पर कट किया। अब यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये x है और ये y है, और सेंटर से हम फिर से लाइन लेंगे जो इस x को कट करती हुई यहाँ पर कट करेगी, जो हमारा वाल्व ट्रैवल सर्कल है, और इस y को कट करते हुए यहाँ पर कट करेगी। तो इस तरह से हम एक लाइन ले लेते हैं और इस तरह से एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर हम इनको नाम दे देते हैं कि मान लीजिए आप इसको s नाम दे दीजिए, इसको आप w नाम दे दीजिए। अब ये जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है WOS, ये क्या दिखाता है, एग्जॉस्ट के लिए जो है क्रैंक की पोजीशन को दिखाता है। WOS हमें पता है, ये जो नीचे वाला सर्कल है ये एग्जॉस्ट और कंप्रेशन को दिखाता है। तो ये जो एंगल हमारा बनेगा, ये वो एंगल रहेगा कि जो क्रैंक ने टर्न किया है जब स्टीम पोर्ट जो है फुल ओपन है एग्जॉस्ट के लिए। और जो मैक्सिमम ओपनिंग है पोर्ट की तक आप ले सकते हैं, मान लीजिए ये और ये कोई भी पॉइंट दे दीजिए, जो HF है वो मैक्सिमम ओपनिंग ऑफ द पोर्ट है। और इसी तरह से जैसे कि हमने देखा कि ये फुल ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि एग्जॉस्ट के लिए इतना ही अभी ओपन है ये। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि दूसरे सर्कल की, यहाँ पर भी हम इसी तरह की डायग्राम बना सकते हैं और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कितना वो ओपन होता है कि जब स्टीम एंटर करती है। जैसे हमने एग्जॉस्ट के लिए देखा कि HR जो है हमें एग्जॉस्ट जो है यहाँ पर मिलता है, और जो HF है वो क्या है, मैक्सिमम ओपनिंग है पोर्ट की एग्जॉस्ट के लिए। इसी तरह से हम जो है स्टीम की इनलेट के लिए भी ये पोजीशन बना सकते हैं। तो इस तरह से जो ज्यूनर वाल्व डायग्राम है उसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।